Morning students, welcome to the science class. Today in this class we will discuss about rusting of iron and crystallization. So in our previous class we have already studied about rusting of iron. Today we are again discussing this topic. रस्टिंग ऑफ आयरन को मैंने आपको पहले वाली क्लास से पहले क्लास में भी आपको समझाया था. आज हम फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन it is the deposition of brown coating on iron objects. Okay, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो ब्राउन कोटिंग चढ़ जाती है उसको रस्ट कहा जाता है. और रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज डैमेज टू आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन. Rusting of iron takes place due to the reaction between iron and oxygen and water. रस्टिंग कैसे होती है? रस्टिंग आयरन आर्टिकल्स के ऊपर होती है और ये आयरन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ होती है तब रस्टिंग होता है. ओके, तो आयरन जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब रस्टिंग होती है. ओके, द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एज फॉलोज. क्या होता है रस्टिंग में? क्या रिएक्शन होती है? इन रस्टिंग आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर. आयरन Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2 एंड इट गिव्स रस्ट. क्या बनता है? रस्ट बनता है. हैविंग केमिकल नेम आयरन ऑक्साइड. रस्ट का केमिकल नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है आयरन ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3. आयरन ऑक्साइड का रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Fe2O3. ओके, Fe2O3 होता है. रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3. ओके, सो इसका केमिकल नाम तो आयरन ऑक्साइड है, इसका केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 है. ओके, ना तो इस तरह से रस्ट जंग लगता है. ओके, तो आयरन जब हवा और पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ती है जिसको रस्ट बोला जाता है और जिसको आम बोलचाल में हम जंग बोलते हैं, जंग लगना. ओके, सो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है रस्टिंग के लिए, एक तो ऑक्सीजन की और एक वाटर की, मॉइस्चर की. नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय. रस्टिंग को कैसे कैसे हम रोक सकते हैं? जंग लगने से आयरन आर्टिकल्स को कैसे बचा सकते हैं? व्हाट आर द मेथड्स? फर्स्ट, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस. हम आयरन आर्टिकल्स पे ऑयल चढ़ाकर या उसको हम उसके ऊपर ग्रीस की कोटिंग करके, मशीन ऑयल डाल के ग्रीसिंग करके उसको समय समय पर हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं. दूसरा है बाय अप्लाइंग पेंट करके भी हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं. ठीक है, हम बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट्स से कूलर की बॉडी जो है वाटर के कांटेक्ट में रहती है तो हम कूलर पे पेंट करते हैं तो उसका जो है ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, उसकी लाइफ बढ़ती है. सो बाय अप्लाइंग पेंट रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. ओके, नाउ द कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल्स लाइक जिंक और क्रोमियम. अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किसी दूसरे कम रिएक्टिव मेटल की कोटिंग चढ़ा दें तब भी उस पर रस्टिंग से उसको बचाया जा सकता है. जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक और क्रोमियम की कोटिंग. ओके, नाउ इफ़ a iron article is coated with zinc metal then it is said to be galvanized. Okay, and this process is known as galvanization. Galvanization क्या होता है? The process of coating a layer of zinc on iron is called galvanization. अगर आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है तो उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन. इट प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन. इससे गैल्वेनाइजेशन से रस्टिंग से बचा जा सकता है. ठीक है, अगर हम गैल्वेनाइज्ड करेंगे आयरन आर्टिकल्स को तो उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि जो शिप होता है उतनी लार्ज बॉडी होती है, लगातार पानी के कांटेक्ट में रहता है तो उसको क्या किया जाता है? उसकी बॉडी को आयरन की कोटिंग उसके ऊपर आयरन की बॉडी होती है तो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, उसको गैल्वेनाइज्ड किया जाता है जिससे कि वो रस्टिंग से उसको बचाया जा सके शिप को. ओके, और उसकी लाइफ बढ़ाई जा सके. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं. इवापोरेशन किया जाता है. इवापोरेशन के बाद में सॉल्ट को क्या किया जाता है? फैक्ट्रीज़ में क्रिस्टलाइजेशन के लिए
भेजा जाता है, जहाँ पर वो क्रिस्टल्स रूप में तैयार होता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जो किसी प्योर सब्सटेंस में से उसके प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से कोई सब्सटेंस है उसके सॉल्यूशन में से जो है क्रिस्टल्स, उसकी क्रिस्टल्स बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। प्योर सब्सटेंस है, ओके, उसके सॉल्यूशन में से अगर हम उसके क्रिस्टल्स बना दें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। नाउ हाउ टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? आपके जो बुक में है एक्टिविटी 6.9 में दे रखा है कि कैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। सो दैट प्रोसेस वी हैव टू डिस्कस हियर। ये कैसे बनाए जाते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स? वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिसका केमिकल फार्मूला होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CuSO4। CuSO4 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4। नाउ इसके क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं। ब्लू कलर के कैसे बनाए जाते हैं? ब्लू कलर के क्रिस्टल्स इसके देखिए, इसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? टेक सम वाटर इन ए बीकर। एक बीकर लीजिए और उसमें करीब करीब 1 कप फुल ऑफ वाटर बीकर में डाल दीजिए। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। अब उसमें कुछ बूंदें, जो आपने 1 कप पानी जो बीकर में लिया उसमें कुछ बूंदें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दो। ओके, एड सम ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द बीकर। नाउ हीट द वाटर। अब पानी को गर्म कर दो। ओके, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड powdered copper sulfate slowly and stir the solution till no more powder can be dissolved। अब 1 कप पानी को आपने गर्म किया, उसमें कुछ बूंदें आपने 1 कप पानी लिया, उसमें कुछ बूंदें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली। अब उसको आप गर्म कर रहे हो। जब वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा पानी, तो उसमें कॉपर जो आपका पाउडर्ड कॉपर सल्फेट है उसको धीरे धीरे डालते रहिए और उसको लगातार ग्लास रॉड से स्टीयर करते रहिए। स्टीयर मतलब चलाते रहिए सॉल्यूशन को, और तब तक आप उसको घोलते रहिए, उसमें कॉपर सल्फेट डालते रहिए जब तक कि पाउडर पानी में डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे। तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है उसका। ठीक है, टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व। तब तक आपको उसको घोलना है जब तक कि पानी अपने अंदर पाउडर डिज़ोल्व करना बंद ना कर दे। ठीक है, तो आपको उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट की मात्रा डिज़ोल्व ना की जा सके। एक निश्चित मात्रा के बाद में सॉल्यूट जब इसमें घुलना बंद हो जाए तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो आपको इसी तरह का सॉल्यूशन यहाँ कॉपर सल्फेट का बनाना है। अब उसके बाद में जब उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, फिर आपको क्या करना है? देन फिल्टर द सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन को आपको फ़िल्टर करना है। ओके, फ़िल्टर सॉल्यूशन, आप फ़िल्टर कर दो उसको। नाउ अलाउ इट टू कूल। फ़िल्टर करने के बाद में जब आप उसको फ़िल्टर कर दोगे, अब आपको क्या करना है? उसको जो आपने फ़िल्टर किया है उस फ़िल्ट्रेट को, जो आपने फ़िल्टर पेपर में आपके पास बचा है जो सॉलिड जो कॉपर सल्फेट का जो, अब उसको आप क्या कर दो? उसको ठंडा होने के लिए रख दो। ओके, अब उसको डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन इट इज़ कूलिंग, और आपको उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है उस दौरान आपको। ओके, अब कुछ देर बाद में आपको उसको चेक करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम्स। कुछ देर बाद में उसको आप देखिए, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको दिखने लगेंगे। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स इस तरह से, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आप बना सकते हो। इस तरह पाउडर फॉर्म में है तो इस तरह से क्रिस्टल्स आपको उसके दिखेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे दिस इज़ द प्रोसेस हाउ टू मेक द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये जैसे कॉपर सल्फेट है, इस तरह से आपने क्या किया? बीकर में वाटर लिया कप फुल, फिर आपने उसमें उसको कप फुल वाटर लिया, उसमें कुछ बूंदें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, फिर आपने उसको गर्म किया। ओके, जैसा इस फिगर में दिखा रखा है, फिर आपने गर्म किया उस पानी को। उसके बाद में उसमें कॉपर सल्फेट धीरे धीरे डालते रहे और रॉड से उसको स्टीयर करते रहे। उसके बाद में जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो आपको क्या करना है? उसको फ़िल्टर करना है, जैसे इसमें दिखाया गया। 3rd स्टेप फ़िल्टर करना है आपको, और फ़िल्टर पेपर में जो आपका बच गया है सॉलिड रेजिड्यू, जो आपके पास बच गया है फ़िल्टर पेपर में, उसको आपको 4th स्टेप में दिखाया गया है, कूल करने के लिए रखना है। ओके, जब आप उसको कूल करने के लिए थोड़ी देर रख दोगे, देन यू विल फाइंड द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, आपको कॉपर सल्फेट की जो है क्रिस्टल्स वो मिल जाएंगे।
So students, in this way, in this chapter, you have learnt about various physical and chemical changes, and you can also identify the physical and chemical changes around you. Okay, so try to identify the changes that you observe around you as physical or chemical changes. Okay students, try to understand the concept, try to understand the topic and clear your concept. Okay students, thank you.